हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। जिसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है बॉटनी की, और जूलॉजी की जो यूनिट है वह चालू की थी, जिसमें लेसन 21 के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कल इसका फर्स्ट पार्ट मैंने उपलब्ध भी करवा दिया है। अगर आपने किसी कारण से वह नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप उसे देख सकते हैं। तो आज अपन उसी से आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 21। इसका नाम क्या था? मानव अध्यावरणी तंत्र। लेसन का नाम था अपने मानव अध्यावरणी तंत्र। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ स्टूडेंट से कि जब भी कोई लेसन चालू होता है तो जब तक अपने को उस लेसन के नाम का अर्थ पता नहीं होता है तो लेसन पढ़ना अपने लिए सही नहीं होता है। यानी जब लेसन का नाम ही नहीं पता है तो लेसन के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो मानव का अर्थ तो सब जानते हैं, मनुष्य के बारे में सब। अध्यावरणी के लिए मैंने कल भी बताया था, अध्यावरणी का मतलब होता है त्वचा, और साथ में त्वचा व्युत्पन्न संरचनाएं जो होती है, त्वचा व्युत्पन्न जो संरचना होती है, उन्हीं को अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अध्यावरणी तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कल अपन ने देखा था। अब अपन ने चर्चा की थी थोड़ी सी त्वचा के बारे में। मैंने आपको बताई भी थी कुछ बातें कि त्वचा जो होती है वह क्या करती है? शरीर में सुरक्षा का कार्य करती है। इसे हर्पण मूलांक के नाम से जानते हैं। वह बातें अपने कल के वीडियो में हो गई थी। त्वचा को अपन ने दो भागों में यहाँ पर क्या किया था? डिवाइड किया था। एक तो था अपने एपिडर्मिस, और एक भाग कौन सा था? अपने डर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म, और डर्मिस यानी होता है चर्म। यहां पर अपन ने कल चर्चा कर ली थी। फिर जो एपिडर्मिस जो पार्ट होते हैं उसके 5 पार्ट मैंने आपको बताए थे मुख्य रूप से। एपिडर्मिस थे जिसके 5 पार्ट मुख्य रूप से थे। फर्स्ट कौन सा था? अपना अंकुरण स्तर। फर्स्ट अपन ने देखा था अंकुरण स्तर। सेकंड जो अपने था वह था शूल स्तर। सेकंड कौन सा था? शूल स्तर। फिर कणी स्तर, ये कणी स्तर। फिर स्वच्छ स्तर, और जो 5 नंबर का था वह कौन सा था? किरण स्तर था। इनके बारे में अपनी चर्चा कल हो चुकी थी। इनके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था, 5 स्तर के बारे में। आज जो अपन चर्चा करेंगे वह किसके ऊपर करेंगे? डर्मिस के ऊपर है। त्वचा के 2 लेयर होती है, एक तो एपिडर्मिस जिसके बारे में कल के वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे जो दूसरी जो लेयर होती है डर्मिस लेयर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं चर्म। उसके बारे में देख। तो चर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चर्म क्या होती है? जो अधिचर्म जो पाई जाती है उससे नीचे की क्या होती है? यह अपन मान सकते हैं परत होती है, यानी त्वचा की भीतरी भाग। चर्म यानी कि त्वचा का भीतरी जो भाग होता है वह अपना क्या कहलाता है? चर्म के नाम से अपन इसे जानते हैं। उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्मल इसकी उत्पत्ति मानते हैं। भ्रूणीय मेसोडर्म से अपन मानते हैं इसकी जो उत्पत्ति होती है। और इसकी विशेषता होती है कि यह अधिचर्म से 2-3 गुना क्या होती है? मोटाई में अधिक होती है। अधिचर्म जो होता है, अधिचर्म से 2 से 3 गुना यह क्या होती है? मोटी पाई जाती है। एक इसके अंदर लचक भी पाई जाती है, यानी कह सकते हैं लचकता भी होती है, लोचदार कह सकते हैं, और हार्डनेस यानी कि मजबूती भी होती है। तो अपन कहते हैं इसके अंदर लोचदार और मजबूती का गुण पाया जाता है। मजबूती, ये दोनों अपने को देखने को मिलती है। अब ये जो बनी होती है वह तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित, तंतु में जो संयोजी ऊतक, तंतु में संयोजी ऊतक से बनी होती है अपनी यह डर्मिस जो लेयर होती है। इसके साथ साथ इसमें श्वेत जो कोलेजन तंतु वगैरह होते हैं वह प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड वेसल्स पाई जाती है, श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाएंगे, ये प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अपन कहते हैं जो रुधिर वाहिनियां होती है वह इसके अंदर पाई जाती है। रुधिर वाहिनियां मुख्य रूप से अपन कहते हैं वह पाई जाएगी। तंत्रिकाएं जो होगी वह इसके अंदर उपस्थित है होती है।
तो श्वेत कोलेजन तंतु प्रेजेंट होंगे, रुधिर वाहिनियां पाई जाएगी, तंत्रिकाएं पाई जाएगी। इसके साथ में रोम पुटक भी, रोम पुटक और त्वचा की जो अपन मानते हैं संवेदांग वो भी उपस्थित होते हैं। रोम पुटक और त्वक संवेदांग अपन जिसे कहते हैं वे भी क्या होते हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं। वे भी इसके अंदर अपन मानेंगे कि मुख्य रूप से क्या होंगे, उपस्थित माने जाते हैं। तो ये डर्मिस के अपन मानते हैं मुख्य कैरेक्टर होते हैं। डर्मिस त्वचा का अपन मानते हैं भीतरी भाग होता है जो कि एपिडर्मिस के बाद आता है। यह भ्रूण मेसोडर्म से निर्मित होता है। अधिचर्म के ऐसे अपन मानते हैं 2 से 3 गुना इसकी मोटाई होगी और लोचदार मजबूती का गुण पाया जाता है। तंतु में संयोजी ऊतक से बनी हुई संरचना है। श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, रोम पुटक प्रेजेंट होते हैं और त्वक संवेदांग भी इसके अंदर उपस्थित माने जाते हैं। ये बात अपने मुख्य रूप से डर्मिस की, यानी डर्मिस में अपन देखते हैं ये संरचनाएं पाई जाती है। अब आगे अपन देखेंगे कि जो डर्मिस जो पार्ट होता है ना, डर्मिस जो पार्ट होता है उसको भी अपन देखते हैं 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो डर्मिस जो पार्ट है उसे भी कितने भागों में डिवाइड करते हैं अपन, मुख्य रूप से 2 भागों में अपन इसे डिवाइड करते हैं। डर्मिस को एक तो होता है पेपिलरी लेयर और एक होता है जालिका स्तर। डर्मिस के 2 पार्ट, एक तो होता है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर, और दूसरा कौन सा होता है, जालिका स्तर होता है, जालिका स्तर होता है। इन दोनों के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। पेपिलरी जो स्तर होता है ना उसके मुख्य कैरेक्टर क्या होता है कि ये पतला स्तर होता है और इसमें कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं। यह क्या होता है, पतला स्तर होता है। पेपिलरी स्तर जो होता है वह पतला स्तर होगा। इसके अंदर अपन मानेंगे जो कोलेजन तंतु, इसके अंदर है कोलेजन तंतु, और इसके साथ में जो अपन मानते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियों की अधिकता, कोलेजन तंतु और रुधिर वाहिनियां क्या होती है, अधिक पाई जाती है। कोलेजन तंतु रुधिर वाहिनी अधिक होगी और इसके साथ साथ में अपन कहेंगे जो लचकता का एक गुण पाया जाता है, तो इसके लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, लचीले तंतु भी प्रेजेंट रहते हैं, उनकी भी क्या होती है इसमें अधिकता होती है। लचीले तंतु भी इसके अंदर पाए जाएंगे। तो पतला स्तर होता है, कोलेजन तंतु, रुधिर वाहिनियां और लचीले तंतु इसमें पाए जाते हैं। इनकी मुख्य रूप से क्या होती है, अधिकता होती है। इसके अलावा जो रसांकुर प्रवर्ध रूपी संरचना होती है, रसांकुर प्रवर्ध, वो भी अपन कहते हैं इसकी संरचना में पाए जाते हैं। और मुख्य क्या होता है कि जो अधिचर्म होती है ना वह इसी के ऊपर टिकी हुई होती है। अधिचर्म अपन मानते हैं, अधिचर्म पेपिलरी स्तर पर टिकी होती है, पेपिलरी स्तर पर टिकी होती है। ये मुख्य गुण होते हैं या कैरेक्टर होते हैं किसके, पेपिलरी स्तर के। तो देखिए स्टूडेंट, डर्मिस लेयर का पहला पार्ट था पेपिलरी स्तर, यह पतला स्तर होता है। कोलेजन तंतु, रुधिर वाहिनियां और लचीले तंतु की अधिकता होगी। पे रसांकुर प्रवर्ध पाए जाते हैं जो एक प्रकार से अवशोषण में सहायक होते हैं। अधिचर्म में पेपिलरी स्तर पर क्या होती है, टिकी हुई होती है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, अधिचर्म किस पर टिकी हुई होती है। वैसे देखा जाए तो डर्मिस के ऊपर टिकी हुई होती है, लेकिन डर्मिस का पार्ट है पेपिलरी स्तर, तो मुख्य रूप से अंदरूनी देखे तो पेपिलरी स्तर पर टिकी हुई होती है। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं किसके ऊपर, जालिका स्तर के बारे में अपन चर्चा करें। जालिका स्तर के गुण देखिए, यह पतला स्तर था तो यह क्या होता है, मोटा स्तर होता है। जालिका स्तर जो होता है वह मोटा स्तर होता है। इसमें अपन देख रहे जो तंतु पाए जा रहे थे वह मुख्य रूप से अधिकता थी। इसमें तंतु क्या होते हैं, मोटे पाए जाएंगे। तंतु मोटे होंगे, कम होंगे, तंतु मोटे और साथ में अपन कहेंगे दूर दूर पर पाए जाएंगे। तंतु कम भी होंगे, मोटे भी होंगे और दूरी पर वह स्थित होते हैं। इसके अंदर जो त्वचा ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथियां, रोम पुट्टिकाएं, रोम पुट्टिकाएं, फिर त्वक संवेदांग। त्वक संवेदांग क्या होते हैं, जो उद्दीपनों को क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, त्वक संवेदांग के रूप में जानते हैं। और इसके साथ साथ अपन कहेंगे
वसीय स्तर यानी वसा के जो स्तर होते हैं वे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी मोटा स्तर होगा, तंतु की संख्या इसमें ज्यादा थी, इसमें कम होगी, और लेकिन वह मोटे होंगे और दूरी पर स्थित होंगे, दूर दूर। इसमें त्वचा ग्रंथियां, रोम पुट्टिकाएं, त्वक संवेदन और वसीय स्तर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये इसकी विशेषता होगी। ये अपन देखेंगे जालिका स्तर में। अब अपन बात करेंगे, एक अलग से एक बात बताऊंगा कि जो चर्म होती है ना, उसकी अपन ने दोनों लेयर देख ली। अब चर्म का जो निचले भाग में अपन देखते हैं, चर्म का जो निचला भाग होता है जिसमें अपन कहते हैं मुख्य रूप से जालिका स्तर आता है, तो निचले भाग में अपन कहते हैं कि मोटा क्या पाया जाता है, वसीय स्तर उपस्थित होता है। मोटा वसीय स्तर पाया जाता है, मोटा वसीय स्तर पाया जाता है। मोटा वसीय स्तर अपन कहते हैं इसके अंदर पाया जाता है। यह क्या होगा, यह तापरोधी स्तर होता है। यह क्या होता है कि तापरोधी स्तर होता है, जिसके कारण से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वह बना रहता है। इसीलिए अपन कहते हैं त्वचा क्या करती है, ताप नियमन का कार्य भी करती है। तो यह एक मोटा वसीय स्तर पाया जाता है जो क्या होता है, ताप रोधी होता है, ताप रोधी होता है, और त्वचा के या शरीर के ताप नियमन में सहायक होता है। और अपन मानते हैं त्वचा को सुडौल बनाना इसी का कार्य होता है। त्वचा को जो सुडौल बनाने में यह क्या होता है, सहायक माना जाता है। तो ये मुख्य रूप से अपन देख रहे थे डर्मिस के दो पार्ट। पहला अपन ने देखा था पेपिलरी जो स्तर पाया जाता है, वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से पतला स्तर, जालिका स्तर मोटा होता है। पेपिलरी स्तर में अपन देखते हैं कोलेजन तंतु रुधिर वाहिनी अधिक होती है, इसमें थोड़ी कम होगी, दूर दूर पाई जाती है। इसमें त्वचा ग्रंथियां वगैरह नहीं होती, उसमें त्वचा ग्रंथियां पाई जाती है, रोम पुट्टिकाएं पाई जाती है। इसमें जो अधिचर्म होती है पेपिलरी स्तर पर टिकी होती है, और इसमें अपन देखते हैं कि मोटा वसीय स्तर पाया जाएगा जो तापरोधी होता है, यानी ताप को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसमें आगे अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से त्वचा को सुडौल बनाने का जो कार्य होता है वह किया जाता है। मुख्य रूप से त्वचा को सुडौल बनाने का कार्य किया जाता है। चल जाओ, तो यह कार्य इसमें मुख्य रूप से होता है। अब आगे अपन इसमें बात करते हैं मुख्य रूप से कि त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं। ये तो अपन ने बात कर ली थी किसके बारे में, त्वचा के बारे में अपन ने कर ली थी कि त्वचा के बारे में सारी संरचना अपन ने देख ली थी। अब आगे अपन जो बात करेंगे वह किसके बारे में बात करेंगे, त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में। तो आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अपन त्वचा का जो व्युत्पन्न होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको नीचे जा, इसको साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। तो इसमें देखिए अपन बात करते हैं मुख्य रूप से त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा व्युत्पन्न वह कौन कौन से होते हैं। त्वचा व्युत्पन्न अपन कहते हैं यानी त्वचा में पाई जाने वाली संरचनाएं जो होती है, त्वचा से निर्मित संरचनाएं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, त्वचा व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। इसमें दो व्युत्पन्न आते हैं, एक तो आते हैं अपने रोम व संरचना, यानी रोम व रोम की संरचना, और दूसरा आता है मुख्य रूप से त्वक ग्रंथियां, यानी त्वचा की जो ग्रंथियां आती है वह मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती है, त्वक ग्रंथियां। तो अपन आज बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, रोम व रोम की जो संरचना होती है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यह अधिचर्म की सजीव होती है, अपन मानेंगे रोम के बारे में, अधिचर्म की सजीव, अधिचर्म की सजीव व सक्रिय जो मेलपीगी स्तर होता है ना उससे निर्मित होते हैं, सजीव व सक्रिय मेलपीगी स्तर से निर्मित, मेलपीगी स्तर से निर्मित अपन मानते हैं कि रोम व रोम की संरचना होती है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो रोम व रोम की संरचना होती है इसके पार्ट भी डिवाइड किए गए हैं। तो पहला पार्ट अपन देखते हैं मुख्य रूप से अपने आता है, कौन सा आएगा, रोम पुट्टक। पहला पार्ट कौन सा आता है, रोम पुट्टक के बारे में अपन पढ़ने वाले। अब ये रोम पुट्टक होता क्या है, तो यह क्या होता है, चर्म का आधारीय भाग होता है जो चर्म के अंदर धसकर अपन मानते हैं थैलीनुमा संरचना बनाने का कार्य करता है। यानी कि चर्म का आधारीय भाग चर्म में धसकर, चर्म में धसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है,
चर्म में धसकर थैली नुमा संरचना बनाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, रोम पुटक के नाम से जानते हैं। एक थैलीनुमा संरचना बनाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रोम पुटक के नाम से जानते हैं। सेकंड जो स्ट्रक्चर आती है रोम पुटक के बाद में, वह क्या होती है, रोम जड़ होती है। वह क्या होती है, रोम जड़ होती है। यानी सेकंड ऑप्शन अपन देखेंगे, सॉरी जो सेकंड टाइप है वह क्या है, इसके अंदर रोम जड़ होती है। अब यह क्या करती है, रोम पुटक के तल की जो सेल्स होती है ना, वह विभाजन करके किसका निर्माण कर लेती है, रोम जड़ का निर्माण कर लेती है। रोम पुटक की जो सेल्स होगी उसमें क्या होगा, विभाजन, सेल्स विभाजित होकर, कौन सी सेल्स, किसकी सेल्स, रोम पुटक की जो सेल्स होती है विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, रोम जड़ का निर्माण कर लेती है। विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, रोम जड़ का अपन कह सकते हैं कि यह क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। यह जड़ जो होती है वह चर्म में धसी रहती है। रोम जड़ें जो होती है वह अपन मानते हैं चर्म में धसी रहती है। यह अपन मानते हैं इनकी विशेषता होती है, यह अपन मानते हैं इनकी मुख्य विशेषता होती है। फिर जो थर्ड जो पार्ट होता है वह क्या होता है, रोम पेपिला होता है। थर्ड जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रोम पेपिला कहते हैं। अब ये जो रोम पेपिला होता है ना, उसके बारे में अपन देखते हैं कि रोम पुटक के पेंदे में अपन देखेंगे मुख्य रूप से जो रोम पुटक होता है उसके पेंदे के अंदर अपन इसमें बातें करने वाले हैं। रोम पुटक का जो पेंदे में पाई जाने वाली एक संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं, रोम पेपिला। रोम पुटक के पेंदे में एक छिछला गड्ढा जैसी संरचना होती है, छिछला गड्ढा। छिछला गड्ढा अपन कहते हैं उपस्थित होता है जिसे अपन रोम पेपिला कहते हैं, जिसमें चर्म की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जिसमें अपन कहते हैं चर्म की रुधिर वाहिनियां, चर्म की रुधिर वाहिनियां एक घना गुच्छा बना लेती है। रुधिर वाहिनी एक घना गुच्छा बना लेती है। इसके पोषक पदार्थ क्या होते हैं, रोम जड़ में जाते हैं, जिससे कहेंगे इसके जो पोषक पदार्थ होंगे, पोषक पदार्थ रोम जड़ में जाते हैं। ये इसकी मुख्य बात। तो रोम पेपिला क्या होता है, जो रोम पुटक पाया जा रहा था उसके पेंदे में अपन मानते हैं कि एक छिछला गड्ढा उपस्थित होता है जिसमें चर्म की जो रुधिर वाहिनियां होती है वह एक घना गुच्छा बना लेती है, और पोषक पदार्थ जो होते हैं वह अपन कहते हैं रोम जड़ में पाए जाते हैं, यहां से चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर रुधिर वाहिनियां होती है, रुधिर वाहिनियों से पोषण पदार्थ मिलते हैं और उन्हें ट्रांसफर कहां किया जाता है, रोम जड़ के अंदर भेजा जाता है। चौथा पार्ट जो है इसका वह कौन सा होगा, रोम कांड। चौथा जो पार्ट होगा उसे अपन कहते हैं रोम कांड के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि चर्म से बाहर त्वचा पर मानते हैं स्थित होती है, त्वचा की सतह पर, चर्म से बाहर त्वचा सतह पर स्थित, त्वचा सतह पर मान सकते हैं, चर्म से बाहर अपन मान सकते हैं त्वचा की सतह पर यह निकली हुई जो संरचनाएं होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, रोम कांड के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। रोम का जो अपन मानते हैं कि ठोस भाग होता है वही रोम कांड होता है। रोम का ठोस भाग क्या कहलाता है, रोम कांड कहलाता है। रोम का जो ठोस भाग होता है उसे रोम कांड कहते हैं। अब रोम क्या होता है, रोम अपन कह सकते हैं सामान्य भाषा में बाल, तो रोम क्या है, एक निर्जीव अपन मान सकते हैं। रोम है निर्जीव भाग होता है। क्यों होता है, क्योंकि रोम जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या हो जाता है, कीरेटिनीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण से अपन कहते हैं रोम क्या होते हैं, निर्जीव। रोम यहां पर अपन मानेंगे निर्जीव, किसके कारण, कीरेटिनीकरण के कारण अपन मानते हैं कि यह क्रिया मुख्य रूप से होती है। तो यह चार पार्ट किसके थे, रोम के संरचना अपन देख रहे थे। तो रोम है अधिक चर्म की सजीव सक्रिय स्तर, मेलपिकी स्तर से निर्मित। पहला जो अब स्तर देख रहे थे रोम पुटक, तो चर्म का आधारीय भाग होता है जो चर्म में धसकर एक थैलीनुमा संरचना बनाता है, जिसे अपन रोम पुटक के नाम से जानते हैं। दूसरा था रोम जड़,
तो उसमें अपन कहते हैं यह रोम पुटक सेल्स विभाजित होकर क्या करती है, रोम जड़ का निर्माण करती है और चर्म में धसी हुई रहती है। थर्ड कहते हैं रोम पेपिला, तो यह क्या करती है, रोम पिटक के पेंदे में एक छिछला गड्ढा पाया जाता है जिसमें अपन कहते हैं चर्म की रुधिर वाहिनियां घना गुच्छा बना लेती है। फिर उससे अपन कहते हैं जो पोषण मिलता है उस पोषण को पदार्थ है रोम जड़ों में पहुंचाया जाता है। रोमकांड तो चर्म से बाहर त्वचा सतह पर पाई जाने वाली संरचना, रोम का ठोस भाग रोमकांड कहलाता है। रोम क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, किरेटिनीकरण की क्रिया के कारण ये क्या हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। अब जो ये रोमकांड होते हैं ना, इसके मुख्य रूप से अपन देखते हैं 3 पार्ट होते हैं। रोमकांड जो दे रखे हैं यहाँ पर, अपन इनके पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रोमकांड होंगे, उसके मुख्य 3 पार्ट। रोमकांड का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उप त्वचा, यानी कि 3 लेयर पाई जाती है इसकी। उप त्वचा या क्यूटिकल के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। यह रोमकांड का सबसे बाहरी और पतला स्तर होता है, सबसे बाहरी पतला स्तर होता है, या महीन स्तर अपन कह सकते हैं, एक कोशी के स्तर भी इसे कहते हैं, एक कोशी के स्तर अपन इसे मानते हैं। ये यानी पहला जो स्तर होता है उपत्वचा या क्यूटिकल रोमकांड का सबसे बाहरी पतला एक कोशी के स्तर होता है। दूसरा जो स्तर होता है वह होता है वल्कुट या कॉर्टेक्स, वल्कुट ऑब्लिक कॉर्टेक्स स्तर जो होता है। इसमें अपन देखते हैं कि मध्य स्तर और रंगाकण जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। इस साइड में मध्य स्तर और रंगाकण क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। अब रंगाकण क्या होते हैं, रंगाकण होते हैं जो रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, और इन्हीं रंगाकणों के कारण अपने बालों का जो रंग होता है ना, वह किसके कारण होता है, रंगाकणों के कारण ही होता है। लेकिन कई कबार अपन देख सकते हैं बाल जो होते हैं सफेद होने लग जाते हैं, वो क्यों होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि जो अपन देखते हैं कि जो वल्कुटी सेल्स पाई जाती है, जो वल्कुटी सेल्स होती है बालों के अंदर, उनके अंदर अपन कहते हैं कि जब एयर या वायु बढ़ जाती है ना, तो उसके कारण से अपन कहते हैं बाल जो होते हैं वह सफेद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, रंगाकण से बाल का रंग होता है, बालों का रंग अलग अलग होता है, और जो वल्कुटी सेल्स यानी कि वल्कुटी सेल्स में एयर भरने से क्या होता है, एयर भरने से बाल सफेद हो जाते हैं। वल्कुटी स्तर में पर कहते हैं एयर भरने से जो बाल होंगे वह सफेद हो जाते हैं। 2 पार्ट हो गए। तीसरा जो पार्ट आता है वह कौन सा होगा, एरेक्ट्रे पिलाई, इसे कहते हैं एरेक्ट्रे पिलाई के नाम से अपन जानते हैं। एरेक्ट्रे पिलाई जो पार्ट आता है, यह अरेखित तंतु से निर्मित एक विशेष ग्रंथि होती है। नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए थोड़ा सा ऊपर यहां बता रहा हूं आपको। एरेक्ट्रे पिलाई के बारे में जो थर्ड है, एरेक्ट्रे पिलाई रोमकांड की तीसरी लेयर, यह क्या है, विशेष अपन मान सकते हैं ग्रंथि होती है। एक विशेष अपन मान सकते हैं कि पेशियों से निर्मित, या पेशी मान सकते हैं, पेशियां मान सकते हैं, ग्रंथि तो क्या विशेष पेशियां होती है। किससे निर्मित होती है, अरेखित तंतु से निर्मित होती है। अरेखित तंतु से निर्मित अपन मानते हैं क्या होती है, ये पेशियां होती है। ये क्या करती है, बालों की गति का संचालन करती है, बाल गति का संचालन करती है। यानी अपन कहते हैं कि कई बार भय या ठंड लगने के कारण अपन कहते हैं बाल वगैरह क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, से सीधे हो जाते हैं, तो वह कार्य एरेक्ट्रे पिलाई का ही माना जाता है। निसंकुचन और ठंडे भय से बाल खड़े होना, ये कार्य इन्हीं का माना जाता है। और इन पेशियों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु लिपटे होते हैं। इनके चारों ओर तंत्रिका तंतु लिपटे होते हैं। तो ये बात है एरेक्ट्रे पेशियों की।
तो अपन देख रहे थे जो लास्ट की संरचना थी रोमकांड, उसके 3 पार्ट। उपत्वचा रोमकांड का सबसे बाहरी पतला एकोशिकीय स्तर, वल्कुट कॉर्टेक्स मध्य स्तर होता है, रंगाकण पाए जाते हैं, रंगाकण से बालों का रंग होता है। और अपन मानते हैं कि जो वल्कुटी सेल्स होती है उनमें एयर बढ़ जाती है तो रोम क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तीसरी जो स्ट्रक्चर थी वह इरेक्टर पिलाई, जिसके बारे में यहां पर बताया। विशेष प्रकार की पेशियां होती है, अरेखी तंतु से निर्मित होती है, बाल गति का संचालन करने का कार्य करती है। संकुचन, ठंड व भय से जो बाल खड़े होते हैं वह इन्हीं के कारण होते हैं। और इनके चारों ओर क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंतु लिपटे हुए होते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर अपन ने किसकी पढ़ी आज, रोम व उसकी संरचना के बारे में पढ़ा है। रोम व संरचना 4 लेयर बताई थी, रोम पुटक, रोम जड़, रोम पेपिला और रोम कांड। प्रत्येक के बारे में आपको पढ़ा है। फिर रोम कांड के 3 स्तर, उपत्वचा, वल्कुट और इरेक्टर पिलाई, इतना अपन ने पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो में तो अपन इतना ही देखेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे अपन किसकी, त्वक ग्रंथियों के बारे में अपन बातें करेंगे। अब 2 मिनट आप लोगों से बात करनी है तो ध्यान से सुनिए, विशेषकर जो 12th के स्टूडेंट है वह जरूर सुनिए कि लगातार डेली में एक वीडियो अपने बायोलॉजी 12th का अपलोड कर रहा हूं, लेकिन उस वीडियो पर आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वह वैसे देखा जाए तो अच्छा है और वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। समझे होंगे? मेरा कहने का मतलब है कि उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, यानी कि आप लोग उस वीडियो को खोलकर देख रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात, आप खोलकर देख रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कितना चैनल पे वीडियो चल रहा है, कितनी देर लोग देख रहे हैं, ये सब पता चलता है। कौन उसको 1 मिनट देख रहा है, कौन 10 मिनट देख रहा है। इसलिए यही कहना चाहूंगा कि इसमें अपने को बेवकूफ मत बनाइए। आप ये सोचते हैं कि हम वीडियो थोड़ी देर देख लिया तो सर को बेवकूफ बना देंगे और कार्य हो जाएगा, सर सोचेंगे लोग देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूरी सूचना मिलती है, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो कहता हूं लॉकडाउन में घर बैठकर अच्छे प्रकार से तैयारी हो सकती है। आपके किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में पूछिए ना, बताने के लिए हाजिर है। ये नहीं है कि बताएंगे नहीं, जरूर बताएंगे। तो डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं, तो कम से कम उस वीडियो को 1 बार नहीं तो 2 बार जरूर देखिए, 2 बार उसको देखिए। मैं मानता हूं कि वीडियो क्लियर हो जाएगा, और जब लेसन क्लियर हो जाएगा तो उस पूरे लेसन के मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, जिसको देखकर आप क्या बना सकते हो, नोट्स आसानी से बना सकते हो। यही बात कहने वाला था। और दूसरी बात, जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। वह क्यों कहता हूं, ताकि जितने भी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है सबको इसका फायदा मिल सके। अपने को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, सबके पास वीडियो अपना क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। तो यही आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप देखेंगे, पूरा देखेंगे और लोगों के पास शेयर भी करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे जो त्वचा ग्रंथियां होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।